सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामनाथ विद्यया देशभक्त्यात्म त्यागेन सम्मान नरः सदा भव। इस आदर्श पंक्ति के साथ इस प्लेटफॉर्म पर मैं रणधीर पांडे, पीजीटी शिक्षक, केवी +2 उच्च विद्यालय इटखोरी, चतरा, झारखंड, उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो इंटरनेट मल्टीमीडिया के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। आज अंबेडकर जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ ऐसे विचार सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ जो आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं और जिसका संबंध हमारे जीवन से है। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस बात को साबित किया कि किसी भी कुव्यवस्था के खिलाफ, किसी भी कुप्रथा के खिलाफ, कुपरंपरा के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। हमें इसके लिए समूह की आवश्यकता नहीं है। यदि हम एक हैं, हम इस विचार को मानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। सामने कितना बड़ा भी समूह हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, हम अपनी मांग उनसे मनवा सकते हैं। अंबेडकर जी का जन्म एक महार जाति में हुआ, 1891 में महू में हुआ, मध्य प्रदेश में। तो वहीं से उनका जीवन संघर्ष पूर्ण रहता है। इसका हम लक्षण जब उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। शिक्षा ही वो सबसे बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम किसी भी कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसका भी उन्होंने उदाहरण बखूबी पेश किया। भीमराव अंबेडकर यूरोप के मार्टिन लूथर की तरह थे। उन्होंने अकेले चर्च के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया था, उसके गलत चीज़ों को प्रकट करना शुरू कर दिया था और अंतिम तक वो डटे रहे। अंबेडकर जी नेल्सन मंडेला की तरह हैं जो अकेले नस्लभेदी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक वो लगातार संघर्ष करते हैं। वैसे ही अंबेडकर जी की जब प्रारंभिक शिक्षा गांव के हाई स्कूल में हो रही थी, उस समय भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उसके खिलाफ उन्होंने इस दंश को अपने मन में दबा के रखा और आने वाले समय में इसके खिलाफ वो आंदोलन छेड़े। रामजी मालोजी सकपाल, इनके पिता जो एक ब्रिटिश सेना के फौजी सूबेदार थे, उनसे भी इन्होंने प्रेरणा ली क्योंकि फ़ौज में कभी भेदभाव नहीं किया जाता था, तो संभवतः वहाँ से भी इनको प्रेरणा मिली। एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने हाई स्कूल के बाद की शिक्षा प्राप्त की। फिर वजीफ़ा सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा के राजा के द्वारा इनको वजीफ़ा दिया गया, छात्रवृत्ति मिली और उस छात्रवृत्ति के माध्यम से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए यूएसए और जहाँ से इन्होंने एमफिल और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की। 1920 में जब ये भारत आए तो इन्होंने कुछ चीज़ों पर अत्यधिक ध्यान दिया। सबसे पहले तो यह कि इनके व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी गुजरा उसका इन्होंने अपने आंदोलन में प्रयोग किया, उसका भरपूर इन्होंने उपयोग किया। ये बार बार इस बात को दोहराते थे कि समाज भले ही सागर की तरह है, लेकिन यदि हम एक बूंद हैं तो उस सागर रूपी समाज में भी हमारी एक पहचान होनी चाहिए जो हमारी निजी होगी। और निजी पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक यह है कि हमारे साथ भी समानता का व्यवहार किया जाए, भेदभाव न हो। यदि समानता का व्यवहार किया जाएगा तो हम भी उस समाज के लिए उतना ही मूल्यवान बने रहेंगे। इस बात को वो दोहराया करते थे। जीवन लंबा न हो सही, लेकिन महान होना चाहिए, ये बात भी अंबेडकर जी दोहराया करते थे, बोला करते थे। अंबेडकर जी ने भारत के संदर्भ में उन मुद्दों को उछाला, उन मुद्दों के ऊपर उन्होंने लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जो मानव के व्यक्तिगत स्वभाव, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके व्यक्तिगत गरिमा, उसके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़े हुए थे। किसी भी आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे
एक मानव के साथ उसके गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया सकता है। उसको कैसे, वो सारी गतिविधि को कैसे खत्म किया जाए, इसकी चर्चा उन्होंने की। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जाति के आधार पे हमें शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता है, और शिक्षा ही एक ऐसा अमूल्य निधि है, अमूल्य हथियार है, जिसके द्वारा जो भी सही है उसको हम समाज में लागू कर सकते हैं। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, उसके नागरिक अधिकार हैं, और उस अधिकार को रक्षा करने की जिम्मेदारी सभी की है, चाहे वो भले ही किसी भी जाति का हो, निम्न जाति का हो, उच्च जाति का हो। तो इस बात को बार बार वो दोहराया करते थे। अम्बेडकर जी ने कुछ मुद्दों पे गौर किया था, जिसमें कि यह था कि मंदिर प्रवेश के लिए निम्न जातियों को अनुमति नहीं दी गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा कि मंदिर देवी देवता सभी के लिए हैं और केवल रंग जाति के आधार पे हमको रोका नहीं जा सकता है। दूसरी बात कि छुआछूत के खिलाफ भी उन्होंने विद्रोह किया। छुआछूत जैसे सामाजिक दंश के द्वारा कैसे किसी भी व्यक्ति के उसके गुणों को कैसे वो धूमिल कर देता है, कैसे उसके गरिमा को ठेस पहुंचाता है, इसकी बात उन्होंने की थी। मजदूरों से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को उन्होंने भी उठाया था, जिसमें कि घंटे को लेकर के किया, अत्यधिक 18 घंटे 12 घंटे मजदूरों को कार्य करवाया जाता है, महिलाओं को कार्य करवाया जाता है, बच्चों को कार्य करवाया जाता है, तो उसे भी रोकने की बात उन्होंने किया था। महिला अधिकार को लेकर के भी उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। महिलाओं से जुड़े हुए जो कुप्रथाएं हैं, जिससे उसके व्यक्तिगत जीवन की रक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, उसको समाप्त करने की बात की थी। ऐसे धार्मिक परंपरा जो महिलाओं के जीवन से जुड़े हुए हैं, जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, सती प्रथा वगैरह वगैरह, बहुविवाह, बाल विवाह वगैरह, इसको लेकर के उन्होंने आंदोलन छेड़ा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमेशा इस बात को दोहराया करते थे कि जागरूक होना चाहिए। यदि हम जागरूक रहेंगे तो हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है। यदि हम जागरूक रहेंगे तो हम किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है, और उस सामाजिक न्याय के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा सकती है, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जा सकता है, इस बात को अम्बेडकर जी ने बार बार दोहराया। जब संविधान निर्माण करने की बात आई तो संविधान के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने जोरदार बहस भी किया, जैसे मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, या हिंदू कोड बिल, जिसका संबंध महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था, तलाक देने की अनुमति से जुड़ा हुआ था, उस पर उन्होंने जोरदार बहस किया, उन पर आवाज़ उठाया। अम्बेडकर जी समाज सुधारक तो थे ही, एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने पूंजीवाद की भी भर्त्सना की है, पूंजीवाद की भी आलोचना की है। बच्चों, अम्बेडकर जी के द्वारा ही जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही थी, उसमें भी इनके विचारों को शामिल किया गया था। बड़ी बड़ी जो सिंचाई से जुड़े हुए जो परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जैसे हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, बिजली उत्पादन जुड़े हुए, तो उन सारे बड़े बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करने में भी अम्बेडकर जी का विचार उसमें शामिल था। अम्बेडकर जी के अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, इसलिए उन्होंने समाजवाद का पक्ष लिया, मजदूरों के हितों की बात उन्होंने किया, स्त्री पुरुष के आधार पे वेतन में असमानता ना हो, इसकी भी बात उन्होंने किया, कारखाना में काम करने के घंटे को उन्होंने तय करवाया, ये सारी बात उन्होंने किया। अम्बेडकर जी बार बार इस बात को दोहराया करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
उन्होंने राज्य के स्वरूप में, शासन के स्वरूप में किसी भी विशेष धर्म का पक्ष लेना, इस बात को नकारा। उनके अनुसार सरकार धर्मनिरपेक्ष होने से ही कारगर हो सकती है और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का भी जिम्मा एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के पास है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना भी अंबेडकर जी ने किया था। बार बार वो हर उस सामाजिक बुराई की आलोचना करते हैं जो जाति के आधार पर भेदभाव करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। इसकी बुराई अंबेडकर जी करते हैं। अंबेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने। नेहरू जी की सरकार के समय में उन्होंने हिंदू कोड बिल भी पेश किया था और बाद में हिंदू धर्म से वो अलग होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के विचारों को उन्होंने अपना करके जीवन यापन किया। 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा बताए गए संविधान के मूल्य आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं। आज भी कानून के समक्ष हम सभी समान हैं। आज भी कानून के द्वारा हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। हम नागरिकों के बीच भेदभाव को दूर करते हैं, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कानून हमारा मदद करता है। संविधान के द्वारा हम स्वयं को ताकतवर महसूस करते हैं। यह भी देन अंबेडकर जी की है। तो ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष को सत सत नमन। और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक बार फिर से सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बच्चों, अंबेडकर जी एक दार्शनिक, एक अर्थशास्त्री, एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे और उनके आदर्शों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, आत्मसात करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं को हम अकेले लड़ सकते हैं। ऐसे अदम्य साहसी अंबेडकर जिन्होंने अकेले शिक्षा पाकर दलित समाज का उत्थान किया, दलित समाज से जुड़े हुए अधिकारों को दिलवाया और एक ऐसे संविधान की नींव रखी जिसका आधार समानता, स्वतंत्रता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।